नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी अपने आप से पूछा कि हमारी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना क्या है? कुछ लोग चिल्लाकर कहेंगे पैसा, कुछ लोग थोड़ा सोचकर बोलेंगे रिश्ते, लेकिन सच तो यह है कि इन सब से ऊपर है वक्त। वक्त वो चीज है जो हर पल हमारे हाथ से फिसलता जाता है, जैसे रेत मुट्ठी से निकलती है। सुबह आंख खुलते ही हमारा दिन शुरू हो जाता है। फोन की स्क्रीन चमकती है, 20 मैसेज, 15 मिस्ड कॉल्स, 30 ईमेल्स। फिर शुरू होती है भागदौड़, तैयार होना, ऑफिस पहुंचना, मीटिंग्स का सिलसिला, डेडलाइंस का पहाड़ और टास्क्स का ढेर। घर लौटते हैं तो फैमिली की जिम्मेदारियां, बच्चों को होमवर्क करवाना, मम्मी पापा से फोन पर बात करना, खाना बनाना या ऑर्डर करना। रात को सोने से पहले फिर वही फोन, इंस्टाग्राम पर रील्स, यूट्यूब पर वीडियोज और नोटिफिकेशंस का शोर। ये हमारी रोज की कहानी है ना? लेकिन सवाल उठता है, इस भागदौड़ में हम अपने लिए वक्त कहां निकाल पाते हैं? पैसा कमाने के चक्कर में हम अपने कैलेंडर को इतना भर देते हैं कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं रहती। और फिर शुरू होता है मल्टीटास्किंग का ड्रामा। लंच करते वक्त ईमेल का जवाब देना, फोन पर बात करते वक्त कुछ और प्लान करना, टीवी देखते वक्त बच्चों को होमवर्क करवाना। हम सोचते हैं कि हम बहुत स्मार्ट हैं, एक साथ कई काम निपटा रहे हैं, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि दिन के अंत में हमारे पास बस थकान का बोझ और अधूरे कामों की लिस्ट रहती है। हम सोच में पड़ जाते हैं, काश मेरे पास और वक्त होता। लेकिन दोस्तों, वक्त तो सबके पास बराबर है। 24 घंटे, 1440 मिनट, 86,400 सेकंड। फिर कमी कहाँ है? कमी है हमारे दिमाग को मैनेज करने में। आज की दुनिया में हर कोई टाइम मैनेजमेंट की रट लगाए बैठा है। किताबें लिखी गई, गेटिंग थिंग्स डन, द 4 आवर वर्क वीक। सेमिनार हुए, एप्स बने, टोडोइस्ट, गूगल कैलेंडर। हर कोई कहता है अपने दिन को घंटों में बांटो, हर काम के लिए टाइम स्लॉट बनाओ, हर सेकंड का हिसाब रखो। लेकिन क्या यह तरीका वाकई काम करता है? जवाब है नहीं। और यह जवाब हमें देता है डेविड कड़वी, जिन्होंने माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट किताब लिखी। डेविड कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट एक पुराना भ्रम है। यह आपको एक रोबोट बनाना चाहता है जो हर मिनट को मशीन की तरह इस्तेमाल करे। लेकिन हम रोबोट नहीं हैं, हम इंसान हैं, और हमारे दिमाग का अपना मूड होता है। डेविड एक मशहूर राइटर और पॉडकास्टर हैं। उनकी किताबें दुनिया भर में लाखों लोगों ने पढ़ी। वो टेड टॉक्स में बोल चुके हैं। बड़े बड़े मैगजीन्स जैसे फोर्ब्स और हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में उनके आर्टिकल्स छपे हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो अपनी जिंदगी के असली अनुभव शेयर करते हैं। डेविड कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट अब मर चुका है, अब वक्त है माइंड मैनेजमेंट का। ये किताब इसी कॉन्सेप्ट पर बनी है। ये बताती है कि कैसे आप अपने दिमाग को समझकर अपनी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये कोई साधारण किताब नहीं है। ये एक गहरी, डिटेल्ड और प्रैक्टिकल गाइड है जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। हर चैप्टर में आपको कुछ नया मिलेगा। डेविड की कहानियां, उनके सबक, प्रैक्टिकल टिप्स और वो जादू जो आपके दिमाग में छुपा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर लंबा, मजेदार और फायदेमंद होने वाला है। चैप्टर 1, टाइम मैनेजमेंट का ढोंग। क्यों फेल हो रहा है ये तरीका? सबसे पहले ये समझते हैं कि टाइम मैनेजमेंट आज की दुनिया में क्यों फेल हो रहा है। हमारी जिंदगी एक रेस बन गई है। सुबह आंख खुलते ही हमारा दिमाग दौड़ने लगता है। फोन चेक करते हैं, ऑफिस से मैसेज, दोस्तों की ग्रुप चैट, बॉस का ईमेल, कल तक रिपोर्ट चाहिए। फिर तैयार होकर काम पर भागते हैं। दिन भर मीटिंग्स का सिलसिला, जूम कॉल्स, प्रेजेंटेशंस और बॉस की डांट, प्रोजेक्ट्स का ढेर, डेडलाइंस का दबाव। घर लौटते हैं तो फैमिली की जिम्मेदारियां, बच्चों को होमवर्क करवाना, मम्मी पापा से फोन पर बात करना, घर का सामान लाना। रात को सोने से पहले फिर वही फोन, सोशल मीडिया पर रील्स देखना, यूट्यूब पर फनी वीडियोज और नोटिफिकेशंस का शोर। हम अपने कैलेंडर को इतना भर देते हैं
कि एक पल भी खाली नहीं रहता। और फिर शुरू होता है मल्टीटास्किंग का तमाशा। लोग लंच करते वक्त ईमेल का जवाब देते हैं, ड्राइव करते वक्त कॉल पर बात करते हैं, बच्चों के साथ खेलते वक्त कुछ और प्लान करते हैं। हम सोचते हैं कि हम बहुत स्मार्ट हैं, एक साथ कई काम निपटा रहे हैं। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि मल्टीटास्किंग हमें प्रोडक्टिव नहीं बनाती, बल्कि हमारा ध्यान बंटाती है। न्यूरोसाइंस की स्टडीज बताती है कि जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हमारा दिमाग 40% कम एफिशिएंट हो जाता है। हमारा ध्यान एक काम से दूसरे काम पर जाता है और हर काम आधा अधूरा रहता है। उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आप एक रिपोर्ट लिख रहे हैं और साथ में फोन पर दोस्त से चैट कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि आप दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि आपकी रिपोर्ट में टाइपिंग की गलतियां होंगी और चैट में आप ढंग से जवाब नहीं दे पाएंगे। नतीजा, दोनों काम खराब। डेविड एक बार अपनी जिंदगी का किस्सा शेयर करते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ डिनर पर गए थे। उनके पास अगले दिन एक बड़ा आर्टिकल पूरा करने की डेडलाइन थी। वो सोच रहे थे कि डिनर जल्दी खत्म करके घर जाऊंगा और काम शुरू करूंगा। लेकिन डिनर में दोस्तों की बातें इतनी मजेदार थी कि वो रुक गए। दोस्तों ने कहा, डेविड, एक रात तो जिंदगी जियो, काम तो चलता रहेगा। वो हंसते हुए रुक गए। रात को 11 बजे घर पहुंचे। थके हुए थे, लेकिन काम करना था। वो लैपटॉप लेकर बैठे, लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो लिखना चाहते थे, लेकिन शब्द नहीं आ रहे थे। वो सोचने लगे, मैंने डिनर में टाइम वेस्ट किया, अब काम करना ही पड़ेगा। लेकिन 2 घंटे कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने लैपटॉप बंद किया और सो गए। अगले दिन सुबह जब वो फ्रेश थे तो वही आर्टिकल 2 घंटे में पूरा हो गया। डेविड को समझ आया कि टाइम मैनेजमेंट ने उन्हें फेल कर दिया था। अगर वो अपने दिमाग के मूड को समझते तो रात को जबरदस्ती करने की बजाय सुबह काम करते। एक और किस्सा। डेविड एक बार अपने ऑफिस में थे। उनके पास एक प्रोजेक्ट था जिसे शाम तक खत्म करना था, लेकिन वो दिन भर मीटिंग्स में बिजी रहे। शाम को 6 बजे वो अपने डेस्क पर बैठे, लेकिन दिमाग थक गया था। वो जबरदस्ती लिखने की कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपने मूड को चेक किया। उन्हें लगा कि वो थके हुए हैं, लेकिन रिलैक्स करना चाहते हैं। तो उन्होंने प्रोजेक्ट छोड़कर एक किताब पढ़ना शुरू किया। उस किताब में एक लाइन थी, जब आप थक जाए तो रुक जाए। ये पढ़कर डेविड को हंसी आ गई। अगले दिन सुबह जब वो फ्रेश थे तो वही प्रोजेक्ट 1 घंटे में पूरा हो गया। डेविड कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट हमें एक मशीन बनाना चाहता है। वो कहता है कि हर सेकंड को इस्तेमाल करो, हर मिनट को प्लान करो। लेकिन हम मशीन नहीं हैं। हमारा दिमाग हर वक्त एक जैसा नहीं चलता। कभी हम फ्रेश होते हैं, कभी थके हुए, कभी क्रिएटिव, कभी सुस्त। टाइम मैनेजमेंट इस बात को इग्नोर करता है। तो दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट फेल क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आपके दिमाग को नहीं समझता। आप कितना भी टाइम निकाल लो, अगर आपका दिमाग तैयार नहीं है तो कुछ नहीं होगा। अब जरूरत है एक नए तरीके की माइंड मैनेजमेंट। चैप्टर 2, डेविड की कहानी, राइटर ब्लॉक से क्रिएटिव बूम तक। डेविड कड़वी कोई जन्मजात राइटर नहीं थे। बचपन में उन्हें लिखना बिल्कुल पसंद नहीं था। स्कूल में जब टीचर कहते कि निबंध लिखो तो वो घंटों पेन चबाते रहते, लेकिन पेज खाली रहता। उनके दोस्त कहते, डेविड, तुम तो बातें इतनी अच्छी करते हो, लिखने में क्या दिक्कत है? डेविड जवाब देते, मुझे लगता है मेरे पास कहने को कुछ खास नहीं है। लेकिन सच ये था कि उनके दिमाग में ढेर सारे आइडियाज थे, वो बस उन्हें बाहर निकाल नहीं पाते थे। डेविड की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उन्हें एक पब्लिशर से किताब लिखने की डील मिली। ये डील उनके लिए एक सुनहरा मौका थी। इसमें अच्छे पैसे थे, नाम कमाने का चांस था और उनकी जिंदगी को नई दिशा देने की ताकत थी। डेविड ने सोचा, अगर मैं ये मौका छोड़ दूंगा तो शायद जिंदगी भर पछताऊंगा। लेकिन उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी, वो लिख नहीं पाते थे। फिर भी
उन्होंने हिम्मत की और इस डील को हाँ कह दिया। इसके लिए डेविड ने अपनी पूरी लाइफस्टाइल बदल दी। दोस्तों के साथ डिनर प्लान कैंसिल कर दिए, वीकेंड पर फिल्म देखने या घूमने जाना बंद कर दिया, यहां तक कि डेट्स पर जाना भी छोड़ दिया। वो अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करते और कहते, सॉरी, इस हफ्ते मिल नहीं पाऊंगा, किताब पर काम करना है। खाना भी बाहर से ऑर्डर करने लगे ताकि किचन में टाइम वेस्ट न हो। उनका पूरा फोकस बस एक चीज पर था, किताब लिखना। वो रोज सुबह उठते, अपने डेस्क पर बैठते, लैपटॉप ऑन करते और लिखने की कोशिश करते। लेकिन क्या हुआ? घंटों बीत जाते, स्क्रीन पर कर्सर बस ब्लिंक करता रहता और एक भी शब्द नहीं लिखा जाता। उनके दिमाग में आइडियाज तो ढेर सारे थे। वो सोचते, एक कहानी लिखूं जिसमें एक शख्स अपने सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद करता हो, या शायद एक गाइड लिखूं जो लोगों को उनकी जिंदगी आसान बनाने में मदद करे, या फिर एक ट्रैवल स्टोरी जिसमें मैं अपनी जिंदगी के अनुभव शेयर करूं। लेकिन ये आइडियाज कागज पर नहीं उतरते थे। वो घंटों स्क्रीन को घूरते, कभी चाय बनाते, कभी कमरे में टहलते, कभी खिड़की से बाहर देखते, लेकिन कुछ नहीं होता। डेविड को लगने लगा कि वो राइटर ब्लॉक का शिकार हो गए हैं। वो हालत जिसमें राइटर का दिमाग जाम हो जाता है और वो कुछ भी लिख नहीं पाता। वो सोचते, मेरे पास इतने सारे आइडियाज हैं, फिर भी मैं लिख क्यों नहीं पा रहा? क्या मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है? धीरे धीरे उन पर प्रेशर बढ़ने लगा। पब्लिशर को कुछ हफ्तों में किताब का 25% हिस्सा दिखाना था। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो डील कैंसिल हो सकती थी। डेविड अपनी फैमिली को फोन करते, कहते, मुझे नहीं पता मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। मैं हर दिन कोशिश करता हूं, लेकिन कुछ नहीं होता। उनकी मां कहती, बेटा, कोशिश तो करो, कुछ न कुछ तो निकलेगा, सब्र रखो। उनके दोस्त कहते, डेविड, तुम इतने टैलेंटेड हो, बस शुरू करो। एक बार लिखना शुरू कर दो, फिर सब आसान हो जाएगा। लेकिन डेविड हताश हो चुके थे। उन्हें लगने लगा कि शायद वो राइटर बनने के लिए नहीं बने हैं। फिर एक दिन उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। वो कोस्टा रिका में एक रिट्रीट ज्वाइन करने चले गए। उन्हें लगा कि शायद नई जगह, नया माहौल उनके दिमाग को खोल देगा। वो एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां चारों तरफ हरियाली थी, समुद्र की लहरें पास ही थी और हवा में एक अजीब सी ताजगी थी। वहां का सन्नाटा, पंछियों की चहचहाहट और दूर से आने वाली लहरों की आवाज, सब कुछ ऐसा था कि डेविड को लगा कि शायद यहां कुछ हो सकता है। वो अपने छोटे से कमरे में ठहरे। कमरे में एक लकड़ी की टेबल थी, एक कुर्सी थी और एक खिड़की थी जिससे समुद्र दिखता था। डेविड ने सोचा, यहां का माहौल तो परफेक्ट है, अब तो कुछ लिख ही लूंगा। लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें पछतावा होने लगा। वो अपने लैपटॉप के सामने बैठते, कुछ टाइप करने की कोशिश करते, लेकिन फिर वही खाली स्क्रीन, ब्लिंक करता कर्सर और ढेर सारी हताशा। वो सोचते, मैंने तो अपनी जिंदगी के सारे प्लान्स छोड़ दिए, दोस्तों से मिलना बंद कर दिया, यहां तक कि अपने रूटीन को बदल दिया, और यहां भी कुछ नहीं हो रहा। क्या मैं सच में इतना बेकार हूं? वो अपने कमरे में बैठे, खिड़की से बाहर देखते, लेकिन कुछ सूझता नहीं था। उनके दिमाग में बस एक सवाल घूम रहा था, मैं यहां क्या कर रहा हूं? क्या ये सब बेकार है? वो अपने दोस्तों को याद करते जो कहते थे, डेविड, तुम ओवरथिंकिंग करते हो, बस रिलैक्स करो। लेकिन रिलैक्स करना उनके लिए आसान नहीं था। वो हर दिन लैपटॉप खोलते, कुछ लिखने की कोशिश करते, लेकिन हर बार नाकाम रहते। फिर एक शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए बाहर निकले। समुद्र के किनारे टहल रहे थे। हवा में नमी थी, दूर से लहरों की आवाज आ रही थी और आसमान में बादल छाए थे। उनके जूते रेत में धंस रहे थे और हवा उनके बालों को उड़ा रही थी। वो उस माहौल में खो गए थे। सूरज डूब रहा था और आसमान में नारंगी और गुलाबी रंग की छटा फैल रही थी। डेविड ने सोचा, कितना खूबसूरत नजारा है,
शायद मुझे इसे फील करना चाहिए। तभी उनकी मुलाकात डिएगो से हुई। डिएगो एक लोकल शख्स था जो सड़क के उस पार खड़ा था। उसने डेविड को हाथ से इशारा किया और जोर से कहा, होला, यहां आओ। डेविड को स्पेनिश नहीं आती थी, लेकिन डिएगो का जोश देखकर वो उसके पास चले गए। डिएगो एक सादा सा इंसान था। पुरानी जीन्स, हल्की सी दाढ़ी और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान। उसने कहा, यह जगह बहुत खूबसूरत है। मुझे समुद्र की लहरें सुनना पसंद है और बारिश का मौसम तो मेरा फेवरेट है। यहां का सूर्यास्त देखो, ऐसा लगता है जैसे आसमान में कोई पेंटिंग बन रही हो। यहां की हवा में कुछ जादू है। तुम यहां क्यों आओ? डेविड ने हंसते हुए कहा, मैं एक किताब लिखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कुछ लिख नहीं पा रहा। मेरा दिमाग जैसे जाम हो गया है। मुझे लगता है मैं फेल हो गया हूं। डिएगो ने हंसते हुए कहा, फेल वेल कुछ नहीं होता। यहां रुक जाओ, समुद्र को देखो, लहरों की आवाज सुनो और अपने दिमाग को थोड़ा फ्री होने दो। ज्यादा सोचोगे तो कुछ नहीं होगा। यहां की हवा तुम्हें कुछ न कुछ देगी। मैं रोज यहां आता हूं और हर बार कुछ नया लेकर जाता हूं। डिएगो की बात छोटी थी, लेकिन डेविड पर इसका गहरा असर हुआ। वो उस पल को महसूस करने लगे। लहरों की आवाज, हवा की ठंडक और डिएगो की सादगी। वो सोचने लगे, शायद ये सच कह रहा है। मैं इतने दिनों से अपने दिमाग को जबरदस्ती काम करने के लिए मजबूर कर रहा हूं। शायद मुझे इसे थोड़ा आराम देना चाहिए। वो वही रेत पर बैठ गए, समुद्र को देखते रहे। लहरें आती, जाती और उनके साथ एक अजीब सी शांति डेविड के अंदर उतरने लगी। वो वापस अपने कमरे में गए, खिड़की खोली और बाहर की ठंडी हवा को अंदर आने दिया। फिर लैपटॉप ऑन किया और अचानक उनके दिमाग में शब्द बहने लगे। अगले 1 घंटे में उन्होंने अपनी किताब का पहला चैप्टर पूरा कर लिया। वो शब्द ऐसे थे जैसे समुद्र की लहरें, एक के बाद एक, बिना रुके। वो खुद हैरान थे कि ये कैसे हो गया। वो सोचने लगे, पिछले हफ्तों में मैंने इतना टाइम बर्बाद किया, लेकिन आज 1 घंटे में सब हो गया। ऐसा क्या हुआ? डेविड को समझ आया कि टाइम मैनेजमेंट की वजह से वो फेल हो रहे थे। वो अपने दिमाग को जबरदस्ती काम करने के लिए मजबूर कर रहे थे, लेकिन डिएगो की बात ने उनके दिमाग को रिलैक्स किया और वो सही मेंटल स्टेट में आ गए। वो कहते हैं, मैंने उस दिन सीखा कि लिखने के लिए टाइम निकालना जरूरी नहीं था। जरूरी था कि मेरा दिमाग सही मूड में हो। डेविड ने उस चैप्टर को अपने पब्लिशर को भेजा। पब्लिशर ने जवाब दिया, डेविड, ये कमाल का है। ये वही जादू है जो हम चाहते थे। डेविड को एहसास हुआ कि उनका राइटर ब्लॉक टूट गया था, लेकिन ये जादू टाइम मैनेजमेंट से नहीं, माइंड मैनेजमेंट से आया था। यही इस किताब का पहला सबक है। अपने दिमाग की क्रिएटिव एनर्जी को सही वक्त पर इस्तेमाल करो। चैप्टर 3, माइंड मैनेजमेंट का असली खेल। अपने दिमाग को समझो। अब सवाल यह है, माइंड मैनेजमेंट होता क्या है? डेविड इसे आसान शब्दों में समझाते हैं। माइंड मैनेजमेंट का मतलब है अपने दिमाग को समझना और उसे सही दिशा देना। टाइम मैनेजमेंट आपको एक मशीन बनाता है, लेकिन माइंड मैनेजमेंट आपको इंसान बनाए रखता है। टाइम मैनेजमेंट में आप अपने काम को टाइम के हिसाब से बांटते हैं। आप कहते हैं, सुबह 9 से 10 बजे तक ये करूंगा, 10 से 11 तक वो करूंगा। लेकिन माइंड मैनेजमेंट में आप अपने दिमाग के मूड को प्रायोरिटी देते हैं। उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आपने सुबह 10 बजे से 11 बजे तक एक प्रेजेंटेशन तैयार करने का प्लान बनाया, लेकिन रात को आप देर तक नेटफ्लिक्स देखते रहे, सुबह नींद पूरी नहीं हुई और आपका दिमाग सुस्त है। क्या आप उस वक्त कुछ क्रिएटिव बना पाएंगे? शायद नहीं। टाइम मैनेजमेंट कहेगा, फिर भी करो, क्योंकि प्लान तो प्लान है। आप जबरदस्ती बैठते हैं, स्क्रीन को घूरते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। आपका टाइम बर्बाद होता है और आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। लेकिन माइंड मैनेजमेंट कहता है, अपने दिमाग को पहले देखो। अगर आप सुस्त हैं, तो उस वक्त कोई हल्का काम करो, जैसे ईमेल चेक करना,
अपने डेस्क को ऑर्गेनाइज करना या बस 10 मिनट की झपकी लेना। और जब आप फ्रेश फील करें तब प्रेजेंटेशन पर काम शुरू करो। इससे आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी और आपका आउटपुट भी बेहतर होगा। डेविड इसे ऐसे समझाते हैं, टाइम मैनेजमेंट में आप सवाल पूछते हैं, अभी क्या करूं? और ज्यादातर वक्त आप टाल मटोल करते रहते हैं। लेकिन माइंड मैनेजमेंट में सवाल बदल जाता है, अभी मैं किस मूड में हूं और इस मूड में मैं क्या कर सकता हूं? यह सवाल आपकी जिंदगी को आसान बना देता है। एक और उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं। आपके पास एक असाइनमेंट है जो कल जमा करना है। टाइम मैनेजमेंट कहेगा, अभी 2 घंटे निकालो और इसे खत्म करो। लेकिन आपका दिमाग उस वक्त थका हुआ है क्योंकि आप पूरे दिन क्लास में थे। आप जबरदस्ती लिखने बैठते हैं, लेकिन कुछ सूझता नहीं। आप घंटों कोशिश करते हैं, लेकिन असाइनमेंट आधा अधूरा रहता है। आप सोचते हैं, मैं कितना बेकार हूं। सब लोग तो टाइम मैनेज कर लेते हैं, मैं क्यों नहीं कर पाता? अब माइंड मैनेजमेंट का तरीका देखिए। आप अपने दिमाग को चेक करते हैं, मैं अभी थका हुआ हूं, इस मूड में क्या कर सकता हूं? आप तय करते हैं कि अभी 30 मिनट आराम करूंगा, चाय पीऊंगा, थोड़ा म्यूजिक सुनूंगा। फिर जब फ्रेश हो जाओ तब असाइनमेंट शुरू करूंगा। आप ऐसा करते हैं और 2 घंटे बाद जब आप लिखना शुरू करते हैं तो काम तेजी से होता है और क्वालिटी भी शानदार रहती है। आप सोचते हैं, वाह, ये तो कमाल हो गया। डेविड एक और किस्सा शेयर करते हैं। वो एक बार अपने पॉडकास्ट के लिए एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे। उनके पास डेडलाइन थी, अगले दिन तक स्क्रिप्ट रिकॉर्ड करनी थी। लेकिन उस दिन वो सुबह से शाम तक बिजी रहे, मीटिंग्स, कॉल्स और ऑफिस का काम। शाम को 7 बजे वो घर पहुंचे, थके हुए थे, लेकिन सोचा कि डेडलाइन है, लिखना तो पड़ेगा। वो लैपटॉप लेकर बैठे, लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो जबरदस्ती लिखने की कोशिश करते रहे, लेकिन 2 घंटे में बस 2 लाइनें लिखी। वो चिड़चिड़े हो गए, सोचा, मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा? फिर उन्होंने अपने मूड को चेक किया। उन्हें लगा कि वो थके हुए हैं, लेकिन रिलैक्स करना चाहते हैं। तो उन्होंने लैपटॉप बंद किया, एक कप कॉफी बनाई और अपनी फेवरेट किताब दी एल्केमिस्ट पढ़ना शुरू किया। उस किताब में एक लाइन थी, जब आप सच में कुछ चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे पूरा करने में आपकी मदद करती है। डेविड को हंसी आ गई। वो सोचने लगे, शायद मेरा दिमाग भी यही कह रहा है, अभी रुक जाओ। अगले दिन सुबह जब वो फ्रेश थे तो वही स्क्रिप्ट 1 घंटे में पूरी हो गई। वो कहते हैं, उस दिन मुझे समझ आया कि टाइम मैनेजमेंट ने मुझे चिड़चिड़ा बनाया, लेकिन माइंड मैनेजमेंट ने मुझे बचाया। डेविड कहते हैं, माइंड मैनेजमेंट का मतलब है अपने दिमाग की एनर्जी को प्रायोरिटी देना। आपकी टू डू लिस्ट लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आपका दिमाग उस वक्त तैयार नहीं है तो उसे फेंक दो। अपने मूड के हिसाब से काम चुनो। वो एक प्रैक्टिकल टिप देते हैं, हर दिन सुबह 5 मिनट अपने दिमाग को चेक करो। पूछो, मैं आज किस मूड में हूं, और उसी हिसाब से अपने दिन को प्लान करो। तो दोस्तों, माइंड मैनेजमेंट का पहला सबक है, अपने दिमाग को सुनो। टाइम को मैनेज करने की बजाय अपने मूड को मैनेज करो। चैप्टर 4, क्रिएटिव स्वीट स्पॉट, आपकी जादुई जगह और वक्त। अब बात करते हैं क्रिएटिविटी की। डेविड कहते हैं कि क्रिएटिविटी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप जबरदस्ती ला सको। इसके लिए सही माइंडसेट चाहिए। वो इसे क्रिएटिव स्वीट स्पॉट कहते हैं। वो वक्त और वो जगह जहां आपका दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव और रिलैक्स दोनों होता है। डेविड इसके लिए 2 तरह की सोच का इस्तेमाल करते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग वो है जब आपके दिमाग में ढेर सारे आइडियाज एक साथ उछल रहे हों। जैसे आप एक कहानी लिखना चाहते हैं, आप सोचते हैं, इसे डरावना बनाओ, मजेदार बनाओ या इमोशनल टच दूं। क्या इसमें एक हीरो हो या कई कैरेक्टर हो? क्या इसे शहर में सेट करूं या किसी जंगल में? क्या इसमें ट्विस्ट हो या सीधी सादी स्टोरी हो? क्या इसे बच्चों के लिए लिखूं या बड़ों के लिए?
ये सारे सवाल आपके दिमाग में एक साथ चलते हैं। फिर आता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। यहां आप उन सारे आइडियाज में से एक को चुनते हैं। मान लीजिए आप तय करते हैं कि ये एक मजेदार कहानी होगी जिसमें 4 दोस्त एक अनोखे एडवेंचर पर जाएंगे और ये सब एक छोटे से गांव में होगा। आप टोन तय करते हैं, हल्का फुल्का और दोस्ताना। आप कहानी का ढांचा बनाते हैं। 4 दोस्त एक खजाने की तलाश में निकलते हैं और रास्ते में ढेर सारी मस्ती करते हैं। यही क्रिएटिव प्रोसेस है। लेकिन सवाल यह है, ये आइडियाज आएंगे कहां से? इसके लिए आपको अपना क्रिएटिव स्वीट स्पॉट ढूंढना होगा। डेविड के लिए ये कोस्टा रिका का समुद्र किनारा था। वहां की लहरों की आवाज, हवा की ताजगी और डिएगो की सलाह ने उनके दिमाग को खोल दिया। लेकिन हर किसी का स्वीट स्पॉट अलग होता है। उदाहरण लीजिए, J.K. राउलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखा, उनका स्वीट स्पॉट सुबह का वक्त था। वो सुबह 5 बजे उठती थी, जब दुनिया सो रही होती थी। वो एक छोटी सी कॉफी शॉप में बैठती थी, जहां सन्नाटा होता था। वहां की कॉफी की खुशबू, टेबल की लकड़ी की ठंडक और बाहर की हल्की धुंध, ये सब उनके दिमाग को जादू की दुनिया में ले जाता था। वो कहती है, सुबह का सन्नाटा मेरे लिए वो जादुई वक्त था जब मेरे दिमाग में हॉगवर्ट्स बनता था। एक और उदाहरण, मशहूर संगीतकार मोत्सार्ट। उनका स्वीट स्पॉट रात का अंधेरा था। वो रात को चांद की रोशनी में अपने पियानो पर बैठते थे। उनके लिए रात का सन्नाटा एक कैनवास था जिसमें वो अपने नोट से रंग भरते थे। वो कहते थे, जब दुनिया सोती है तब मेरा दिमाग जागता है। रात की शांति में मेरी धुनें अपने आप बहती है। डेविड का एक और अनुभव सुनिए। एक बार वो अपने दोस्त के साथ एक पुरानी कॉफी शॉप गए। वो वहां बस रिलैक्स करने गए थे, कोई काम करने का इरादा नहीं था। वहां की कॉफी की खुशबू उनके नाक में घुसी। टेबल पर एक पुरानी मैगजीन पड़ी थी जिसमें ट्रैवल स्टोरीज थी और बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर टपक रही थी। अचानक उनके दिमाग में एक ख्याल कौंधा। वो तुरंत अपनी नोटबुक निकालकर लिखने लगे। आधे घंटे में उन्होंने अपनी किताब का एक पूरा सेक्शन लिख डाला। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि ये उनका क्रिएटिव स्वीट स्पॉट था। वो कहते हैं, उस कॉफी शॉप की बारिश और कॉफी ने मेरे दिमाग को जगा दिया। एक और किस्सा, डेविड एक बार अपने घर में थे और बाहर तेज बारिश हो रही थी। वो खिड़की के पास बैठे बारिश की बूंदें देख रहे थे। उनके पास एक कप चाय थी और कमरे में हल्की सी ठंडक थी। वो बस उस माहौल को फील कर रहे थे, बूंदों की टप-टप, चाय की गर्माहट और बाहर की हरियाली। अचानक उनके दिमाग में उनकी किताब का एक नया चैप्टर सूझ गया। वो तुरंत उठे, लैपटॉप ऑन किया और 2 घंटे में वो चैप्टर पूरा कर दिया। वो कहते हैं, मेरा स्वीट स्पॉट बारिश की वो शाम थी। उस दिन मुझे लगा कि मेरा दिमाग सच में जादू कर सकता है। आपके लिए वो क्या हो सकता है? शायद आपकी बालकनी, जहां सुबह की चाय के साथ आपको शांति मिलती हो। आप वहां बैठते हैं, चाय की चुस्की लेते हैं और दूर पंछियों की आवाज सुनते हैं। या शायद पार्क में एक बेंच, जहां हवा के झोंके आपके दिमाग को ताजा कर दें। आप वहां बैठकर आसमान को देखते हैं और अचानक आपको कोई आइडिया सूझता है। या फिर आपकी स्टडी टेबल, जहां रात को लैंप की हल्की रोशनी में आप अपने ख्यालों को कागज पर उतारते हो। डेविड कहते हैं, अपना स्वीट स्पॉट ढूंढो, वो जगह और वो वक्त जहां आपका दिमाग आजाद हो जाता है। हर इंसान का स्वीट स्पॉट अलग होता है। इसे ढूंढने के लिए एक्सपेरिमेंट करो। अलग अलग जगहों पर जाओ, अलग अलग वक्त पर काम करके देखो। वो एक टिप देते हैं, अगले 7 दिन हर दिन एक नई जगह या वक्त पर कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करो। देखो कब आपको सबसे अच्छा फील होता है। वही आपका स्वीट स्पॉट है। न्यूरोसाइंटिस्ट इसे इनसाइट कहते हैं। वो पल जब अचानक आपके दिमाग में बिजली सी कौंधती है, जैसे आप एक गाना लिख रहे हैं और रात को बिस्तर पर लेटे लेटे आपको सही शब्द मिल जाते हैं। आप सोचते हैं, वाह, ये तो परफेक्ट है। या आप एक पेंटिंग बना रहे हैं
और अचानक आपको एहसास होता है कि नीले रंग का एक हल्का शेड उसमें जान डाल देगा। इसे यूरेका मोमेंट कहते हैं। लेकिन डेविड कहते हैं, ये यूरेका मोमेंट अपने आप नहीं आता। ये तब आता है जब आप अपने स्वीट स्पॉट में होते हैं। तो दोस्तों, अपना स्वीट स्पॉट ढूंढो, वो जगह और वो वक्त जहां आपकी क्रिएटिविटी चमकती है। डेविड कहते हैं, जब आप अपने स्वीट स्पॉट में होते हैं तो क्रिएटिविटी अपने आप बहती है। आपको कुछ करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। चैप्टर 5, क्रिएटिविटी के 4 स्टेजेस, जादू का पूरा प्रोसेस। डेविड कहते हैं कि क्रिएटिविटी कोई जादू नहीं है जो अचानक हो जाए। इसके 4 स्टेजेस हैं: प्रिपरेशन, इनक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन। चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं और हर स्टेज के साथ डेविड की जिंदगी से एक किस्सा जोड़ते हैं। 1. प्रिपरेशन, तैयारी। ये वो स्टेज है जब आप अपने प्रोजेक्ट के लिए तैयार होते हैं। आप रिसर्च करते हैं, आइडियाज इकट्ठा करते हैं और अपने दिमाग को भरते हैं। डेविड अपनी किताब के लिए ऐसा ही करते थे। वो अपने लिविंग रूम में बैठते, चारों तरफ किताबें, न्यूज़पेपर और नोट्स बिखरे रहते। उनके पास एक व्हाइट बोर्ड था जिस पर वो टॉपिक्स और चैप्टर्स लिखते। वो घंटों पढ़ते, नोट्स बनाते और सोचते कि उनकी कहानी में क्या क्या होना चाहिए। डेविड बताते हैं, जब मुझे किताब की डील मिली तो मैंने पहले हफ्ते कुछ नहीं लिखा। मैं बस पढ़ता रहा। प्रोडक्टिविटी की किताबें, क्रिएटिविटी पर आर्टिकल्स, ट्रैवल स्टोरीज। मैं अपने दिमाग को भर रहा था। उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आप एक गाना लिखना चाहते हैं। आप पहले अलग अलग गानों को सुनते हैं, उनके लिरिक्स पढ़ते हैं और अपने फेवरेट म्यूजिशियन से इंस्पिरेशन लेते हैं। आप नोट्स बनाते हैं। इसमें प्यार की बात हो या दोस्ती की, धुन तेज हो या धीमी, क्या इसमें गिटार हो या पियानो, ये सारी तैयारी आपके दिमाग को सेट करती है। डेविड कहते हैं, प्रिपरेशन वो नींव है जिस पर आपकी क्रिएटिविटी खड़ी होती है। बिना इसके आप कहीं नहीं पहुंच सकते। 2. इनक्यूबेशन, संस्करण। ये वो वक्त है जब आप अपने प्रोजेक्ट से थोड़ा ब्रेक लेते हैं। आप शायद कुछ और काम करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं या बस आराम करते हैं। डेविड बताते हैं कि एक बार वो अपनी किताब से परेशान हो गए थे। वो बाहर निकले, एक पार्क में गए और वहां बच्चों को खेलते देखते रहे। उनके दिमाग में किताब का कोई ख्याल नहीं था। वो बस उस पल को जी रहे थे। बच्चों की हंसी, पेड़ों की छाया और हवा की सरसराहट। लेकिन अचानक एक बच्चे की हंसी सुनकर उन्हें अपनी कहानी का एक ट्विस्ट सूझ गया। वो कहते हैं, मैं पार्क से भागते हुए घर आया और वो आइडिया लिख लिया। ये इनक्यूबेशन का कमाल है। जब आप अपने प्रोजेक्ट से दूर जाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बैकग्राउंड में काम करता रहता है। उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आप एक पेंटिंग बना रहे हैं लेकिन रंगों का कॉम्बिनेशन नहीं सूझ रहा। आप ब्रेक लेते हैं, एक फिल्म देखते हैं, शायद द लायन किंग। फिल्म में सूरज की रोशनी का एक सीन देखकर आपको अचानक आइडिया मिल जाता है, मेरी पेंटिंग में सूरज की गर्माहट होनी चाहिए। डेविड कहते हैं, इनक्यूबेशन वो वक्त है जब आपका दिमाग चुपके से जादू करता है। आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आपका दिमाग रुकता नहीं। 3. इल्यूमिनेशन, प्रकाशन। ये वो यूरेका मोमेंट है जब आपको अचानक आइडिया मिलता है। डेविड के साथ ऐसा कोस्टा रिका में हुआ था। वो डिएगो से बात करने के बाद अपने कमरे में लौटे और अचानक उनके दिमाग में शब्दों की बाढ़ आ गई। वो कहते हैं, मुझे लगा जैसे मेरा दिमाग अचानक जाग गया। मैं बस टाइप करता गया और शब्द अपने आप आते गए। एक और उदाहरण, बीटल्स के पॉल मैकार्टनी को उनका मशहूर गाना येस्टरडे एक सपने में सूझा। वो सुबह उठे, पियानो पर बैठे और वो धुन बजाई जो उनके सपने में आई थी। वो कहते हैं, मुझे लगा कि ये धुन मैंने कहीं सुनी है, लेकिन वो मेरी अपनी थी। मैं हैरान था कि ये कहां से आया। डेविड कहते हैं, इल्यूमिनेशन वो पल है जब आपका दिमाग आपको सरप्राइज देता है, लेकिन ये तभी आता है जब आप प्रिपरेशन और इनक्यूबेशन सही से करते हैं। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। 4. वेरिफिकेशन,
सत्यापन ये वो स्टेज है जब आप अपने आइडिया को चेक करते हैं, उसे पॉलिश करते हैं और पक्का करते हैं कि वो परफेक्ट है। डेविड अपनी किताब के हर चैप्टर को कम से कम 3 बार एडिट करते थे। वो बताते हैं, मैंने अपना पहला चैप्टर लिखा और उसे पढ़ा। मुझे लगा कि ये कचरा है, लेकिन फिर मैंने उसे दोबारा लिखा, शब्द बदले, वाक्य छोटे किए। तीसरी बार में वो चमकने लगा। पॉल मैकार्टनी ने भी यस्टरडे को परफेक्ट करने के लिए 1.5 साल तक उसकी धुन और लिरिक्स पर काम किया। वो हर नोट को चेक करते थे, हर शब्द को बदलते थे, ताकि वो गाना दुनिया का बेस्ट बन सके। डेविड कहते हैं, वेरिफिकेशन वो स्टेज है जहां आप अपने आइडिया को मास्टरपीस बनाते हैं। पहला ड्राफ्ट हमेशा खराब होता है, लेकिन उसे बेहतर बनाना आपका काम है। डेविड एक और किस्सा शेयर करते हैं। वो एक बार अपने पॉडकास्ट के लिए एक एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे थे। पहली रिकॉर्डिंग सुनने के बाद उन्हें लगा कि उनकी आवाज बोरिंग लग रही है। उन्होंने उसे दोबारा रिकॉर्ड किया, कुछ जोक्स डाले और तीसरी बार में वो परफेक्ट हो गया। वो कहते हैं, वेरिफिकेशन वो स्टेज है जहां आप अपने काम को चमकाते हैं। बिना इसके आपकी क्रिएटिविटी अधूरी रहती है। तो दोस्तों, क्रिएटिविटी के 4 स्टेजेस, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन। डेविड कहते हैं, इन चारों को फॉलो करो और आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। चैप्टर 6, 7 मेंटल स्टेट्स, आपके दिमाग की 7 शक्तियां। डेविड कहते हैं कि क्रिएटिव काम के लिए आपका दिमाग 7 अलग अलग स्टेट्स में जा सकता है। ये है प्रायोरिटाइज, एक्सप्लोर, रिसर्च, जनरेट, पॉलिश, एडमिनिस्ट्रेटिव और रिचार्ज। चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं और हर स्टेट के साथ एक प्रैक्टिकल उदाहरण जोड़ते हैं। 1. प्रायोरिटाइज, प्राथमिकता। यहां आप तय करते हैं कि क्या जरूरी है। डेविड कहते हैं, आपके पास 10 काम हो सकते हैं, लेकिन अभी आपका दिमाग सिर्फ एक के लिए तैयार है। वो एक चुनो। उदाहरण, डेविड एक बार अपने पॉडकास्ट और किताब के बीच फंस गए थे। उनके पास दोनों की डेडलाइन थी। उन्होंने अपने मूड को चेक किया, मैं अभी क्रिएटिव फील कर रहा हूं, तो उन्होंने किताब को प्रायोरिटी दी और पॉडकास्ट को बाद के लिए रखा। 2. एक्सप्लोर, खोज। यहां आप अपनी जिज्ञासा को आजाद छोड़ते हैं। डेविड एक बार एक म्यूजियम गए जहां उन्होंने पुरानी पेंटिंग्स देखी। वो वहां किताब के लिए नहीं गए थे, लेकिन एक पेंटिंग में एक समुद्र का सीन देखकर उन्हें अपनी कहानी का आइडिया मिल गया। वो कहते हैं, मैंने उस पेंटिंग को देखा और मेरे दिमाग में एक सवाल उठा, क्या मेरी कहानी में समुद्र हो सकता है? और बस एक नया चैप्टर शुरू हो गया। 3. रिसर्च, अनुसंधान। यहां आप सवालों के जवाब ढूंढते हैं। डेविड अपनी किताब के लिए घंटों लाइब्रेरी में बिताते थे। वो कहते हैं, मैंने न्यूरोसाइंस की किताबें पढ़ी, प्रोडक्टिविटी पर आर्टिकल्स देखे। एक दिन मुझे पता चला कि हमारा दिमाग हर 90 मिनट में थक जाता है। मैंने इसे अपनी किताब में डाला। उदाहरण, आप एक ब्लॉग लिख रहे हैं, आप गूगल पर सर्च करते हैं, किताबें पढ़ते हैं और नोट्स बनाते हैं। 4. जनरेट, उत्पादन। यहां आप अपने आइडियाज को शक्ल देते हैं। डेविड अपने पहले ड्राफ्ट को इसी स्टेट में लिखते थे। वो कहते हैं, मैं कोस्टा रिका से लौटा और 3 दिन में 5 चैप्टर लिख डाले। वो परफेक्ट नहीं थे, लेकिन वो मेरे दिमाग से बाहर आ गए। उदाहरण, आप एक गाना लिख रहे हैं, आप पहला ड्राफ्ट लिखते हैं, शब्द कच्चे हैं, लेकिन ढांचा तैयार है। 5. पॉलिश, संवारना। यहां आप अपने काम को तराशते हैं। डेविड हर चैप्टर को कई बार एडिट करते थे। वो बताते हैं, मैंने एक चैप्टर लिखा और उसे 5 बार बदला। पहले वो 2000 शब्दों का था, फिर मैंने उसे 1000 शब्दों में समेटा। हर बार वो बेहतर होता गया। उदाहरण, आप अपने गाने को रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसे एडिट करते हैं, शब्द बदलते हैं, धुन ठीक करते हैं। 6. एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक। यहां आप अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। डेविड कहते हैं, आप हमेशा क्रिएटिव नहीं हो सकते। एक दिन मुझे अपनी किताब छोड़कर बिल भरने पड़े। फैमिली के साथ
वक्त बिताना पड़ा। उदाहरण, आप अपने ब्लॉक को छोड़कर घर का सामान खरीदने जाते हैं। 7. रिचार्ज, पुनर्जनन। यहां आप अपने दिमाग को रेस्ट देते हैं। डेविड एक बार थक गए थे। वो मसाज लेने गए और वहां उन्हें अपनी किताब का नया आइडिया मिला। वो कहते हैं, मसाज के दौरान मैं बस रिलैक्स कर रहा था और अचानक मुझे एक नया टॉपिक सूझ गया। उदाहरण, आप थक जाते हैं तो एक फिल्म देखते हैं और फिल्म से आपको नया आइडिया मिलता है। डेविड का मानना है कि हर स्टेट का अपना वक्त होता है। वो सुबह रिसर्च करते थे, दोपहर में लिखते थे और रात को रिलैक्स करते थे। वो कहते हैं, अपने दिमाग के इन 7 स्टेज को समझो और उन्हें सही वक्त पर इस्तेमाल करो। हर स्टेट को उसका हक दो। वो एक टिप देते हैं, हर हफ्ते अपने स्टेज को ट्रैक करो। देखो कि आप कब प्रायोरिटाइज करते हैं, कब रिचार्ज करते हैं। फिर अपने दिन को उसी हिसाब से प्लान करो। चैप्टर 7, क्रिएटिव सिस्टम, आपकी जिंदगी का ढांचा। डेविड कहते हैं कि माइंड मैनेजमेंट को पूरा करने के लिए आपको एक क्रिएटिव सिस्टम चाहिए। ये एक ऐसा ढांचा है जो आपके क्रिएटिव काम को आसान बनाता है। डेविड बताते हैं कि एक बार उन्हें अपने पॉडकास्ट के लिए डॉक्टर डेविड रॉक से इंटरव्यू लेना था। डॉक्टर रॉक एक न्यूरोसाइंटिस्ट है जिनकी किताब योर ब्रेन एट वर्क ने डेविड को बहुत प्रेरित किया था। लेकिन उस दिन उनके अपार्टमेंट में कंस्ट्रक्शन चल रहा था। हथौड़े की आवाज, ड्रिल की चीख, रिकॉर्डिंग नामुमकिन थी। डेविड परेशान हो गए। वो सोचने लगे, ये इंटरव्यू बहुत जरूरी है। अगर मैं इसे मिस कर दूंगा तो शायद दोबारा मौका न मिले। लेकिन फिर उन्होंने अपने क्रिएटिव सिस्टम को एक्टिवेट किया। उन्होंने एक दोस्त को फोन किया, यार, मुझे एक शांत जगह चाहिए, कोई आइडिया? दोस्त ने कहा, लाइब्रेरी में एक कॉन्फ्रेंस रूम है, वहां चलो। डेविड वहां गए, रूम बुक किया और इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। वो कहते हैं, मेरा क्रिएटिव सिस्टम हर मुश्किल का हल निकालता है। मैंने उस दिन सीखा कि सही जगह और सही प्लानिंग से कुछ भी हो सकता है। इंटरव्यू इतना शानदार हुआ कि उनके लिसनर्स ने कहा, डेविड, ये आपका बेस्ट एपिसोड है। क्रिएटिव सिस्टम में मिनिमम क्रिएटिव डोज का कॉन्सेप्ट भी है। डेविड कहते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ क्रिएटिव करो, चाहे वो 5 मिनट ही क्यों न हो। उदाहरण, डेविड हर दिन सुबह 5 मिनट अपनी डायरी में कुछ लिखते थे। वो कहते हैं, कभी कभी मैं बस एक लाइन लिखता था, आज बारिश हुई, लेकिन वो लाइन मेरे दिमाग को जिंदा रखती थी। एक और किस्सा, डेविड एक बार अपने पॉडकास्ट के लिए एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे, लेकिन उनके पास माइक नहीं था। वो एक दोस्त के स्टूडियो गए, लेकिन वहां बिजली चली गई। डेविड हंसते हुए कहते हैं, मैंने सोचा, अब क्या करूं? फिर मैंने अपने फोन से रिकॉर्डिंग शुरू की। वो एपिसोड थोड़ा रफ था, लेकिन मेरे लिसनर्स को पसंद आया। ये उनका क्रिएटिव सिस्टम था, हर हाल में रास्ता निकालना। डेविड एक टिप देते हैं, अपना क्रिएटिव सिस्टम बनाओ। एक जगह चुनो जहां आप काम कर सको, एक रूटीन बनाओ और हर दिन कुछ ना कुछ क्रिएट करो। मुश्किलें आएंगी, लेकिन सिस्टम आपको बचाएगा। धीरे चलें, बड़ा सोचें और दिमाग को आजाद करें। तो दोस्तों, माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट हमें सिखाती है कि अपनी जिंदगी को टाइम के हिसाब से नहीं, अपने दिमाग के हिसाब से चलाओ। डेविड कहते हैं, टाइम आपका गुलाम नहीं है, लेकिन आपका दिमाग आपका दोस्त हो सकता है। उसे समझो, उसे सही वक्त पर इस्तेमाल करो। इस किताब में हमने सीखा, टाइम मैनेजमेंट क्यों फेल हो रहा है, डेविड की कहानी, राइटर ब्लॉक से क्रिएटिव बूम तक। माइंड मैनेजमेंट का मतलब अपने दिमाग को सुनना, क्रिएटिव स्वीट स्पॉट, आपकी जादुई जगह और वक्त। क्रिएटिविटी के 4 स्टेजेस, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन। 7 मेंटल स्टेट्स, आपके दिमाग की 7 शक्तियां। क्रिएटिव सिस्टम, आपकी जिंदगी का ढांचा। चैप्टर 6, 7 मेंटल स्टेट्स, आपके दिमाग की 7 शक्तियां। डेविड कहते हैं कि क्रिएटिव काम के लिए आपका दिमाग 7 अलग अलग स्टेट्स में जा सकता है। ये है प्रायोरिटाइज, एक्सप्लोर,
रिसर्च, जनरेट, पॉलिश, एडमिनिस्ट्रेटिव और रिचार्ज। चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं और हर स्टेट के साथ एक प्रैक्टिकल उदाहरण जोड़ते हैं। 1. प्रायोरिटाइज, प्राथमिकता। यहां आप तय करते हैं कि क्या जरूरी है। डेविड कहते हैं, आपके पास 10 काम हो सकते हैं, लेकिन अभी आपका दिमाग सिर्फ एक के लिए तैयार है। वो एक चुनो। उदाहरण, डेविड एक बार अपने पॉडकास्ट और किताब के बीच फंस गए थे। उनके पास दोनों की डेडलाइन थी। उन्होंने अपने मूड को चेक किया, मैं अभी क्रिएटिव फील कर रहा हूं, तो उन्होंने किताब को प्रायोरिटी दी और पॉडकास्ट को बाद के लिए रखा। 2. एक्सप्लोर, खोज। यहां आप अपनी जिज्ञासा को आजाद छोड़ते हैं। डेविड एक बार एक म्यूजियम गए जहां उन्होंने पुरानी पेंटिंग्स देखी। वो वहां किताब के लिए नहीं गए थे, लेकिन एक पेंटिंग में एक समुद्र का सीन देखकर उन्हें अपनी कहानी का आइडिया मिल गया। वो कहते हैं, मैंने उस पेंटिंग को देखा और मेरे दिमाग में एक सवाल उठा, क्या मेरी कहानी में समुद्र हो सकता है? और बस एक नया चैप्टर शुरू हो गया। 3. रिसर्च, अनुसंधान। यहां आप सवालों के जवाब ढूंढते हैं। डेविड अपनी किताब के लिए घंटों लाइब्रेरी में बिताते थे। वो कहते हैं, मैंने न्यूरोसाइंस की किताबें पढ़ी, प्रोडक्टिविटी पर आर्टिकल्स देखे। एक दिन मुझे पता चला कि हमारा दिमाग हर 90 मिनट में थक जाता है। मैंने इसे अपनी किताब में डाला। उदाहरण, आप एक ब्लॉग लिख रहे हैं, आप गूगल पर सर्च करते हैं, किताबें पढ़ते हैं और नोट्स बनाते हैं। 4. जनरेट, उत्पादन। यहां आप अपने आइडियाज को शक्ल देते हैं। डेविड अपने पहले ड्राफ्ट को इसी स्टेट में लिखते थे। वो कहते हैं, मैं कोस्टा रिका से लौटा और 3 दिन में 5 चैप्टर लिख डाले। वो परफेक्ट नहीं थे, लेकिन वो मेरे दिमाग से बाहर आ गए। उदाहरण, आप एक गाना लिख रहे हैं, आप पहला ड्राफ्ट लिखते हैं, शब्द कच्चे हैं, लेकिन ढांचा तैयार है। 5. पॉलिश, संवारना। यहां आप अपने काम को तराशते हैं। डेविड हर चैप्टर को कई बार एडिट करते थे। वो बताते हैं, मैंने एक चैप्टर लिखा और उसे 5 बार बदला। पहले वो 2000 शब्दों का था, फिर मैंने उसे 1000 शब्दों में समेटा। हर बार वो बेहतर होता गया। उदाहरण, आप अपने गाने को रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसे एडिट करते हैं, शब्द बदलते हैं, धुन ठीक करते हैं। 6. एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक। यहां आप अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। डेविड कहते हैं, आप हमेशा क्रिएटिव नहीं हो सकते। एक दिन मुझे अपनी किताब छोड़कर बिल भरने पड़े, फैमिली के साथ वक्त बिताना पड़ा। उदाहरण, आप अपने ब्लॉग को छोड़कर घर का सामान खरीदने जाते हैं। 7. रिचार्ज, पुनर्जनन। यहां आप अपने दिमाग को रेस्ट देते हैं। डेविड एक बार थक गए थे। वो मसाज लेने गए और वहां उन्हें अपनी किताब का नया आइडिया मिला। वो कहते हैं, मसाज के दौरान मैं बस रिलैक्स कर रहा था और अचानक मुझे एक नया टॉपिक सूझ गया। उदाहरण, आप थक जाते हैं तो एक फिल्म देखते हैं और फिल्म से आपको नया आइडिया मिलता है। डेविड का मानना है कि हर स्टेट का अपना वक्त होता है। वो सुबह रिसर्च करते थे, दोपहर में लिखते थे और रात को रिलैक्स करते थे। वो कहते हैं, अपने दिमाग के इन 7 स्टेज को समझो और उन्हें सही वक्त पर इस्तेमाल करो। हर स्टेट को उसका हक दो। वो एक टिप देते हैं, हर हफ्ते अपने स्टेज को ट्रैक करो। देखो कि आप कब प्रायोरिटाइज करते हैं, कब रिचार्ज करते हैं, फिर अपने दिन को उसी हिसाब से प्लान करो। चैप्टर 7, क्रिएटिव सिस्टम, आपकी जिंदगी का ढांचा। डेविड कहते हैं कि माइंड मैनेजमेंट को पूरा करने के लिए आपको एक क्रिएटिव सिस्टम चाहिए। ये एक ऐसा ढांचा है जो आपके क्रिएटिव काम को आसान बनाता है। डेविड बताते हैं कि एक बार उन्हें अपने पॉडकास्ट के लिए डॉक्टर डेविड रॉक से इंटरव्यू लेना था। डॉक्टर रॉक एक न्यूरोसाइंटिस्ट है जिनकी किताब योर ब्रेन एट वर्क ने डेविड को बहुत प्रेरित किया था। लेकिन उस दिन उनके अपार्टमेंट में कंस्ट्रक्शन चल रहा था। हथौड़े की आवाज, ड्रिल की चीख, रिकॉर्डिंग नामुमकिन थी। डेविड परेशान हो गए। वो सोचने लगे, ये इंटरव्यू बहुत जरूरी है। अगर मैं इसे मिस कर दूंगा
तो शायद दोबारा मौका न मिले। लेकिन फिर उन्होंने अपने क्रिएटिव सिस्टम को एक्टिवेट किया। उन्होंने एक दोस्त को फोन किया, यार मुझे एक शांत जगह चाहिए, कोई आइडिया? दोस्त ने कहा, लाइब्रेरी में एक कॉन्फ्रेंस रूम है, वहां चलो। डेविड वहां गए, रूम बुक किया और इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। वो कहते हैं, मेरा क्रिएटिव सिस्टम हर मुश्किल का हल निकालता है। मैंने उस दिन सीखा कि सही जगह और सही प्लानिंग से कुछ भी हो सकता है। इंटरव्यू इतना शानदार हुआ कि उनके लिसनर्स ने कहा, डेविड, ये आपका बेस्ट एपिसोड है। क्रिएटिव सिस्टम में मिनिमम क्रिएटिव डोज का कॉन्सेप्ट भी है। डेविड कहते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ क्रिएटिव करो, चाहे वो 5 मिनट ही क्यों न हो। उदाहरण, डेविड हर दिन सुबह 5 मिनट अपनी डायरी में कुछ लिखते थे। वो कहते हैं, कभी कभी मैं बस एक लाइन लिखता था, आज बारिश हुई, लेकिन वो लाइन मेरे दिमाग को जिंदा रखती थी। एक और किस्सा, डेविड एक बार अपने पॉडकास्ट के लिए एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे, लेकिन उनके पास माइक नहीं था। वो एक दोस्त के स्टूडियो गए, लेकिन वहां बिजली चली गई। डेविड हंसते हुए कहते हैं, मैंने सोचा, अब क्या करूं? फिर मैंने अपने फोन से रिकॉर्डिंग शुरू की। वो एपिसोड थोड़ा रफ था, लेकिन मेरे लिसनर्स को पसंद आया। ये उनका क्रिएटिव सिस्टम था, हर हाल में रास्ता निकालना। डेविड एक टिप देते हैं, अपना क्रिएटिव सिस्टम बनाओ। एक जगह चुनो जहां आप काम कर सको, एक रूटीन बनाओ और हर दिन कुछ ना कुछ क्रिएट करो। मुश्किलें आएंगी, लेकिन सिस्टम आपको बचाएगा। धीरे चलें, बड़ा सोचें और दिमाग को आजाद करें। तो दोस्तों, माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट हमें सिखाती है कि अपनी जिंदगी को टाइम के हिसाब से नहीं, अपने दिमाग के हिसाब से चलाओ। डेविड कहते हैं, टाइम आपका गुलाम नहीं है, लेकिन आपका दिमाग आपका दोस्त हो सकता है। उसे समझो, उसे सही वक्त पर इस्तेमाल करो। इस किताब में हमने सीखा, टाइम मैनेजमेंट क्यों फेल हो रहा है। डेविड की कहानी, राइटर ब्लॉक से क्रिएटिव बूम तक। माइंड मैनेजमेंट का मतलब अपने दिमाग को सुनना। क्रिएटिव स्वीट स्पॉट, आपकी जादुई जगह और वक्त। क्रिएटिविटी के 4 स्टेजेस, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन। 7 मेंटल स्टेट्स, आपके दिमाग की 7 शक्तियां। क्रिएटिव सिस्टम, आपकी जिंदगी का ढांचा। डेविड कहते हैं, जल्दबाजी छोड़ो, धीरे चलो, अपने दिमाग को समझो और देखो कि आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं। अपना स्वीट स्पॉट ढूंढो, 4 स्टेजेस को फॉलो करो, 7 स्टेज को बैलेंस करो और एक सिस्टम बनाओ। वो एक आखिरी टिप देते हैं, हर दिन अपने दिमाग से पूछो, आज तू क्या करना चाहता है, और फिर वही करो। जैसा कि हमारे वेदों में कहा गया है, धैर्य में ही विजय है। ये किताब आपको वो धैर्य और वो समझ देगी जिससे आप अपनी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब टाइम मैनेजमेंट को अलविदा कहो और माइंड मैनेजमेंट को गले लगाओ।